नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं राहुल अग्रवाल आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आप सबके लिए ये जो क्लास है बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। अगर आपका आरसीटी का इस बार का एग्जाम है या दोस्तों, क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले आरसीटी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे आरसीटी के इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो बिना किसी तरह के इस क्लास को स्टार्ट करता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा। आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है। यानी कि आपको बताना है कि स्प्लिट ऑप्शन का जो हम यूज़ करते हैं वो क्यों करते हैं, यानी कि स्प्लिट फीचर का हम जो इस्तेमाल करते हैं वो क्यों करता है, वो आपसे अगर पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है नई विंडो खोलने के लिए। नहीं, हम इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते इसका लिए। उसके अंदर रखा है सभी विंडो को अरेंज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आप बोलोगे बिल्कुल नहीं करते। उसके अंदर रखा है विंडो को बंद करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। आप बोलोगे नहीं करते। किसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है एक विंडो को दो भागों में बांटने के लिए। यानी कि आपका जैसे कोई विंडो है उसको अगर आपको यहाँ पर दो भागों में बांटना है, स्प्लिट का काम ही होता है कि किसी भी चीज़ को दो भागों में बांटना, वही स्प्लिट का काम होता है। इस बात को ध्यान रखना है। यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, इसका ये काम होता है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि MS वर्ड 2010 में डिफॉल्ट व्यू क्या होता है। यानी कि आपको बताना है कि डिफॉल्ट व्यू जो होता है ना वो क्या चीज़ होती है, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है प्रिंट लेआउट, उसके अंदर रखा है नॉर्मल, उसके अंदर रखा है आउटलाइन, उसके अंदर रखा है वेब लेआउट। दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आपका पर प्रिंट लेआउट। ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि हेडर क्षेत्र में दस्तावेज किस मार्जिन में होता है। हेडर क्षेत्र में दस्तावेज जो होता है ना किस मार्जिन के अंदर होता है, वो आपसे आप पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है टॉप के अंदर, फिर देखा बॉटम के अंदर, उसके अंदर रखा है लेफ्ट के अंदर, उसके अंदर रखा राइट के अंदर। मार्जिन क्या होता है मैं आपको बता दूं, जैसे आपका यहाँ पर एक पेज है उसके अंदर आपसे आप बोला जा रहा है कि हेडर के अंदर आप जो है किस जगह पर पेज के लिखते हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं हेडर का मतलब होता है सबसे टॉप। टॉप के अंदर आप जो है यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट को इंसर्ट करते हो, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि टॉप जो होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि MS एक्सेल में इफ एरर है। यानी कि आपको बताना है कि इफ एरर क्या होती है, वो आपसे पूछा जा रहा है MS एक्सेल के अंदर। दोस्तों मैं आपको बता दूं MS एक्सेल के अंदर जो इफ एरर होती है ना वो आपके वित्तीय फंक्शन होती है, लॉजिकल फंक्शन होती है, A एंड B दोनों होती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इफ एरर जो होती है ना वो आपके यहाँ पर एक लॉजिकल फंक्शन के अंदर आती है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखिए। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि MS एक्सेल में पाइवट टेबल क्यों यूज ली जाती है। यानी कि पाइवट टेबल जो हम यूज़ करते हैं ना वो क्यों करता है, वो आपसे यहाँ पर पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है डाटा को संक्षिप्त बनाने के लिए। यानी कि बहुत बड़ा डाटा है उसको अगर आप शॉर्ट के अंदर लिखना चाहते हो तो पाइवट टेबल का आप इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, पहला ठीक है। उसके अंदर रखा है डाटा को सपोर्ट करने के लिए, बिल्कुल इसका इस्तेमाल करता है। उसके अंदर रखा है डाटा को देखने के लिए, इसका इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल करता है। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा उपरोक्त सभी वो करेक्ट आंसर है। अगला दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है मैं इसको बताऊं इससे पहले आप जो इस वीडियो को लाइक जो करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें, क्योंकि आप सबके लिए यहाँ पर सबसे अच्छा और सबसे बेहतर कंटेंट नंबर द्वारा दिया जा रहा है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखें। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखे तो उनको जरूर देखें ताकि आपकी तैयारी यहाँ पर मजबूत हो सके। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि ग्राफिक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में प्रत्येक प्रेजेंटेशन किस भाग में विभाजित होती है। यानी कि आपको बताने की प्रेजेंटेशन की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, वो आपसे यहाँ पर पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं प्रेजेंटेशन जो होती है ना वो आपके यहाँ पर किसके अंदर बटी होती है, वो आपके यहाँ पर स्लाइड्स के अंदर बटी होती है। इस बात को ध्यान रखना, किसके अंदर, स्लाइड्स के अंदर बटी होती है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखिए। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है स्लाइड्स के अंदर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चार्ट्स के अंदर कोई बटा नहीं होता, टेबल के अंदर भी नहीं होता, पिक्चर्स के अंदर भी नहीं बटा होता। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन जो था वो करेक्ट आंसर है। अगला दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि पावर पॉइंट के प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन में डुप्लीकेट स्लाइड जोड़ने के लिए शॉर्टकट की क्या है। यानी कि डुप्लीकेट स्लाइड की क्या शॉर्टकट की होती है, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा Ctrl+X। नहीं, ये तो वर्ड के अंदर कट करने का काम आता है, तो ये आंसर होगा नहीं। Ctrl+D को एक वर्ड के लिए छोड़ता है। Ctrl+N, इससे न्यू विंडो खुलती है, क्या खुलता है, न्यू विंडो, तो ये भी आंसर नहीं होगा। Ctrl+Z ये तो अंडू की काम आती है, तो ये भी काम नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर नई स्लाइड जोड़ना चाहते हो, ठीक है, डुप्लीकेट स्लाइड की यहाँ पर शॉर्टकट की होती है Ctrl+D। लेकिन दोस्तों अगर आपको यहाँ पर नई स्लाइड इंसर्ट करनी है, न्यू स्लाइड, तो दोस्तों उसके लिए आपको यहाँ पर शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। क्या होती है, Ctrl+M। इस बात को आप यहाँ पर याद रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि MS पावरपॉइंट 2010 में MS पावरपॉइंट 2010 की फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। यानी कि आपको बताना है कि MS पावरपॉइंट 2010 की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है .ppx। नहीं,
MS पावरपॉइंट 2010 की फाइल जो होती है ना, उसके नाम के पीछे एक्स आता है, इस बात को ध्यान रखना। चाहे वर्ड की पूछ ली जाए, चाहे एक्सेल की पूछ ली जाए, चाहे एक्सेस की पूछ ली जाए, चाहे आउटलुक की पूछ ली जाए, सारे की सारी के नाम के पीछे क्या आता है, एक्स आता है, इस बात को ध्यान रखना। आउटलुक की कोई फाइल नहीं होती, वो तो मेरे मुँह से गलती से निकल गया, एक ईमेल की तरह काम करता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो एक्स सबके पीछे आता है। और उसके बाद में पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है डॉट पीपीटी। क्या होता है डॉट पीपीटी? अगर एक्स पीछे लग गया तो क्या बन गया इसका फुल एक्सटेंशन, डॉट पीपीटी एक्स। ये करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, यानी कि परमानेंट डिलीट की क्या शॉर्टकट की होती है, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है कंट्रोल प्लस डिलीट, आप बोलोगे नहीं। उसके हम बोल रहा है कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट, आप बोलोगे नहीं। शिफ्ट प्लस डिलीट करेक्ट आंसर होगा। इससे क्या होता है, आपने देखा होगा कि अगर आप अपनी कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल या फोल्डर हटाते हो ना, तो दोस्तों वो जाके रिसाइकल बिन में चल जाता है। आप अगर चाहते हो कि रिसाइकल बिन में नहीं जाए, कंप्यूटर डायरेक्ट डिलीट हो जाए, तो दोस्तों आपको इसके लिए यहाँ पर शिफ्ट प्लस डिलीट दबाना पड़ता है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है। डीएनएस की आपको फुल फॉर्म बतानी है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, डीएनएस जो होता है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होती है? डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि मेलवेयर का वह प्रकार जो हमलावर द्वारा आपके कंप्यूटर में जासूसी करने के लिए भेजा जाता है, उसको क्या कहा जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपके घरों में जासूसी करता है ना, उसको बोलते हैं हम क्या, स्पाई। क्या बोलते हैं? स्पाई, यानी कि जासूसी वाला, ठीक है। और कंप्यूटर के अंदर जो आपके मेलवेयर जो ये काम करता है ना, वो आपके यहाँ पर स्पाईवेयर कहलाता है। कौन सा वेयर कहलाता है? स्पाईवेयर कहलाता है। तो एंटीवायरस तो आपका वायरस से रक्षा करता है, तो ये आंसर होगा नहीं। ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ट्रोजन आपका एक वायरस होता है, लेकिन दोस्तों ये स्पाईवेयर का काम नहीं करता है, जासूसी का काम नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि ऑप्शन जो पहला है ना, ऑप्शन जो बी है, सॉरी, वो करेक्ट आंसर है। अगला, साइबर खतरे का वह प्रकार जिसमें आपको चाहिए वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर ले जाया जाता है। यानी कि आपने देखा होगा कि बहुत बार आपने जैसे सरकारी रिजल्ट वाली वेबसाइट सर्च करी, ठीक है, और आपने क्लिक भी सरकारी रिजल्ट वाली वेबसाइट पे किया, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर देखा कि सरकारी रिजल्ट वाली वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, इसकी जगह कोई दूसरी वेबसाइट ओपन हो रही है, तो दोस्तों आप इसका मतलब क्या समझोगे? इसका मतलब ये समझोगे कि उसका जो डोमेन नेम है उसके अंदर क्या हो रखी है, पोइजनिंग हो रखी है, क्या हो रखा है, जहर हो रखा है। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा ना, वो करेक्ट आंसर होगा। इस बात को आप यहाँ पर याद रखें। यानी कि डीएनएस पोइजनिंग का आपका क्या कहलाता है, वो अटैक कहलाता है, ठीक है। अगला, कंप्यूटर कोड के साथ छेड़छाड़ करने पर कौन सी धारा लगाई जाती है। आपको बताना है कि कंप्यूटर कोड के साथ अगर आपने छेड़छाड़ किया है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सी धारा के तहत अपराधी माना जाएगा और आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, वो आपसे पर पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पर कंप्यूटर कोड के साथ छेड़छाड़ करते हो ना, तो दोस्तों आप पे लगती है धारा, यानी कि एक्ट 65, यानी कि धारा 65 लगती है, इस बात को ध्यान रखना। ऑप्शन जो पहला वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। धारा 420 कब लगती है? धोखाधड़ी के केस में। कब लगती है? धोखाधड़ी के केस में, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखना है कि आप बोलते हैं ना 420 आदमी है, तो 420 नंबर का आदमी पे धोखाधड़ी का केस लगता है, इस बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि साइबर अपराध के तहत धारा 406 कब लगती है। दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि धारा 406 कब लगाई जाती है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है विश्वासघात का अपराध, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको रटनी पड़ेगी, इसका यहाँ पर कोई इलाज नहीं है। ऑप्शन जो पहला हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली में के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक आईएसओ मानक है। यानी कि आपको बताना है कि सिक्योरिटी से रिलेटेड आपका कौन सा एक वैलिड आईएसओ होता है, वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों आपको रटना पड़ेगा सवाल कि आईएसओ 27001 इसके अंदर क्या करता है, काम करता है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखें। यानी कि ऑप्शन डी होगा ना, वो करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला, अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि विंडोज 10 में कौन कौन से यूजर अकाउंट होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर विंडोज 10 होगी ना, तो दोस्तों उसके अंदर दो प्रकार के आपको यहाँ पर अकाउंट देखने को मिलता है। एक मिलता है आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड का, कौन सा मिलता है? स्टैंडर्ड का। दूसरा कौन सा मिलता है? एडमिनिस्ट्रेटर का। दो मिलता है बस, स्टैंडर्ड का, एडमिनिस्ट्रेटर का। पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो मेरे भाई, ऑप्शन जो सी होगा ना, ए एंड बी दोनों, बोथ करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बोथ यानी दोनों होता है, इस बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एलसीडी प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए निम्नलिखित केबल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आपको बताने कि अगर आपका कंप्यूटर है, ठीक है, और आप इसे यहाँ पर किससे जोड़ना चाहते हो? प्रोजेक्टर से। तो दोस्तों आप किसकी सहायता से इसे जोड़ सकते हो, वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, कंप्यूटर से जो आपका प्रोजेक्टर जुड़ता है ना, वो आपके यहाँ पर दो केबलों के माध्यम से जुड़ता है। पहली केबल जो होती है वो होती है आपके यहाँ पर HDMI केबल, और दूसरी जो होती है वो होती है आपके यहाँ पर BG केबल। इन दोनों की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछी जाती है। इन दोनों की फुल फॉर्म होती है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले की फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन, क्या होती है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। और दूसरी फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स एरे, क्या होती है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, ऑप्शन जो सी है करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि CD DVD में डाटा बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है।
यानी कि सीडी डीवीडी पर आप जो लिखते हो ना, आपने देखा होगा कि कोई सीडी डीवीडी के अंदर क्या होती है, मूवी होती है। यानी कि जैसे आप सीडी को अपने कंप्यूटर के अंदर प्ले करते हो तो मूवी प्ले हो जाती है। तो दोस्तों उसके अंदर जो मूवी डाली गई है ना, उसको बोलते हैं भरने की प्रक्रिया। और उस भरने की प्रक्रिया को टेक्निकल भाषा के अंदर, कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या बोलता है, वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, उसे बोला जाता है यहाँ पर बर्निंग। क्या बोला जाता है? बर्निंग। ध्यान रखना, ठीक है। बूटिंग क्या होता है? बूटिंग जो होता है ना, वो कंप्यूटर ऑन होने की प्रक्रिया होती है, रीबूटिंग काम होता है। यानी कि ऑप्शन पहला इनकरेक्ट होगा, ठीक है। डाउनलोडिंग आप जानते हो क्या होती है, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता। उसके अंदर का अपलोडिंग आप जानते होंगे, आप अपनी जो गवर्नमेंट जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई किया है उसके अंदर फोटो वगैरह अपलोड करता है, तो वो अपलोडिंग होता है। बर्निंग इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला, नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की गति को मापा जाता है। यानी कि आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके मोबाइल में जो स्पीड आती है ना नेट की, वो किसके अंदर आती है, वो आपसे अगर पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है बिट्स के अंदर, नहीं। उसके अंदर रखा बाइट प्रति इंच, इंच नहीं होता, इंच के अंदर तो हम कुछ मापते नहीं है। बिट प्रति सेकंड, ये करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से आता है, नहीं आता स्पीड, B/S, इस प्रकार से आती है ना स्पीड, यही करेक्ट आंसर है। डॉट पर इंच के अंदर हम क्या नापते हैं? DPI, DPI के अंदर हम प्रिंटर की गुणवत्ता नापते हैं, ठीक है। गुणवत्ता और प्रिंटर, ठीक है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। ऑप्शन जो पहला, ऑप्शन जो सी हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दोस्तों मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊं इससे पहले आप जो इस वीडियो को लाइक जो करें मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब जो करिए। आप सबके लिए यहाँ पर सब कुछ किया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखना। आप सबको फ्री के अंदर PDF मिल रही है, फ्री के अंदर नोट्स मिल रहे हैं, फ्री के अंदर वीडियोस मिल रही है, फ्री के अंदर आपको और भी हमने अपलोड कर रखी है वीडियोज, उनको आप देख सकते हो। फ्री के अंदर आप इन वीडियोस को एज ए टेस्ट के रूप में लगा सकते हो। तो इतना सब कुछ आपको फ्री के अंदर मिल रहा है। उसके साथ में आपको अच्छी परसेंटेज की गारंटी हमारे द्वारा दी जा रही है। और आपको क्या चाहिए फ्री के अंदर? अब आपका काम बनता है कि हमें भी मोटिवेशन दे और थोड़ा सा आप जो इस वीडियो को लाइक करें, ताकि आपके जैसे और भी बच्चों को यहाँ पर इसका बेनिफिट मिल सके और उनकी भी अच्छी परसेंटेज बन सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि खालिस्तान एक विशेष सुरक्षा प्रणाली है जो बाहरी खतरे के खिलाफ किसी संगठन के नेटवर्क की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि आपको बताने की ऐसा कौन सा सुरक्षा प्रणाली है जिसका यहाँ पर जो निर्माण है, इनके उसको जो बनाया गया है वो आपके यहाँ पर बाहरी खतरा जैसे वायरस वगैरह होता है ना, उनसे बचने के लिए बनाया गया है, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है नैरो बैंड, नहीं। वॉइस बैंड, नहीं। फायरवॉल जो होगा करेक्ट आंसर होगा। फायरवॉल जो होता है ना, वो एक रियल टाइम एंटीवायरस की तरह काम करता है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो सी हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि अगर कोई कंप्यूटर चालू है लेकिन सिस्टम रीसेट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, यानी कि कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो आमतौर पर ये क्या कहलाता है? दोस्तों आपने देखा होगा कि आप कंप्यूटर के अंदर बार बार बहुत सब कुछ एक साथ दबा देते हैं ना, कीबोर्ड के अंदर भी आप कुछ प्रेस कर देते हैं, माउस के अंदर भी प्रेस कर देते हैं, और आपका कंप्यूटर ज़्यादा हाई लेवल का यहाँ पर सेटअप नहीं होता, सिस्टम के अंदर इतना PC आपका इतना अच्छा बिल्ट इन नहीं होता। यानी कि वो 5-6 हज़ार रुपये वाला कंप्यूटर होता है जैसे हमारे पास है। तो अगर आपके पास वो वाला कंप्यूटर है तो दोस्तों आपने देखा होगा कि आप जैसे उसके अंदर माउस को हिलाते हुए रहते हो तो वो आपका रिस्पॉन्स नहीं करता। वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है कि कंप्यूटर आपका क्या हो गया है? हैंग हो गया है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। हैंग जो होगा करेक्ट आंसर होगा। डेड तो फोन होता है, जब वो चालू नहीं होते वो डेड फोन हो जाता है। अगला क्वेश्चन, फ्लो चार्ट क्या होता है? आपसे पर क्या बोला जा रहा है? आपसे बोला जा रहा है कि फ्लो चार्ट क्या है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है एक न्यूजन का टूल है जो एक प्रक्रिया एल्गोरिथम का प्रतिनिधित्व करता है, बिल्कुल करता है, पहला ठीक है। उसके अंदर रखा है ये पूर्वनिर्मित छवियों को संदर्भित करता है, नहीं। छवियाँ मतलब कि फोटो को संदर्भित नहीं करता फ्लो चार्ट। इसका उपयोग एक दस्तावेज में पार्ट को शामिल करने के लिए किया जाता है, नहीं। डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपको टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो दोस्तों आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट की फाइल लानी पड़ेगी, तो ये भी आंसर नहीं होगा। उसके बाद में आपको दे रखा है नहीं पता, तो नहीं पता तो आंसर होगा नहीं। ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट, ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला, MS एक्सेल में यदि किसी सेल की सामग्री बड़ी है और सेल में हमें सभी सामग्री को एक सेल में दिखाई देने के लिए किसका उपयोग करना पड़ेगा? यानी कि आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? आपसे आप बोला जा रहा है कि मान लो कि MS एक्सेल की शीट आपके पास, ठीक है, और आपका कुछ इस प्रकार से आपकी शीट खुली हुई है। इस सेल के अंदर आपको बहुत बड़ा डाटा है। कितना बड़ा डाटा है? इतना बड़ा डाटा है कि इस सेल के अंदर आपका यहाँ पर शो नहीं हो पा रहा है, और आप चाहते हो कि ये जो डाटा है ना, सेम डाटा, ये वाला डाटा, ये आपके यहाँ पर इन वाली सेल के अंदर क्या हो जाए? फिट हो जाए, इन वाली सेल्स के अंदर आ जाए। तो आपको कौन से फीचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों आपको इसके लिए यहाँ पर किस फीचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा? इसके लिए आपको यहाँ पर मर्ज सेल वाले फीचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। यानी कि पहला ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, मर्ज सेल जो होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। रैप टेक्स्ट इसका आंसर नहीं होगा। आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है? दो या दो से अधिक बोल रहा है क्या, एक ही बोल रहा है?
अच्छा, अगर आपसे यहाँ पर आपसे बोला कि सभी सामग्रियों को सेल में दिखाई देने के लिए, यानी कि आपको केवल और केवल उसी सेल के अंदर पूरा डेटा दिखना है। जैसे मैंने आपको बताया, इस सेल के अंदर मान लो कि बहुत बड़ा डेटा है, और अगर आपको यहाँ पर दो या दो से अधिक सेल के अंदर इसको प्रदर्शित करना है, तो दोस्तों आपको अगर मर्ज सेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इसी सेल के अंदर पूरा डेटा दिखाना चाहते हो ना, तो दोस्तों आपको यहाँ पर रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ी पढ़ने में गलती हो गई थी मेरे से, इस बात को ध्यान रखना। आपको एक क्वेश्चन अंदर दो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोला कि सूचना सुरक्षा के प्रमाणीकरण के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है, यानी कि आप जो कैसे किसी भी चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं, वो आपसे यहाँ पर पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा, वो आपको दरकार सूचना केवल उन्हीं लोगों के पास उपलब्ध होनी चाहिए जिनके पास इसका अधिकार है। सूचना उन लोगों द्वारा संशोधित की जानी चाहिए जो ऐसा करने के लिए अधिकृत है। उसके अंदर का यह प्रेषक की पहचान साबित करने में मदद करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर होगा नहीं। अगर केवल उन्हीं लोगों के पास सूचना उपलब्ध होगी जिनके पास इसका अधिकार होगा, तो दोस्तों यहाँ पर लिमिटेड लोगों के पास सूचना आएगी। यानी कि आप जैसे मान लो कि गवर्नमेंट द्वारा आपके यहाँ पर क्या की गई, गवर्नमेंट द्वारा कोई स्कीम चलाई गई। कितनी स्कीम चलाई गई कि हर महिला के अकाउंट में 500 रुपये डाल देंगे। तो ये सूचना तो हर किसी को मिलेगी, लेकिन दोस्तों पैसा डालने का अधिकार किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। तो दोस्तों सूचना तो सभी लोगों के पास उपलब्ध होनी चाहिए, नहीं तो वो सूचना क्या हो गई, वो तो घर की बात हो गई। तो सूचना आपके यहाँ पर हो गई नहीं वो। तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। केवल और केवल उस सूचना को, जैसे आपने यहाँ पर घोषणा की गवर्नमेंट द्वारा कि 500 रुपये हर महिला के अकाउंट में डाले जाएंगे, अब इसको यहाँ पर संशोधित करना है कि नहीं, अब हमारा बजट थोड़ा ढीला हो गया, हम 500 की जगह केवल केवल 250 रुपये डालेंगे। तो इसको यहाँ पर संशोधित यानी कि एडिट करने का केवल अधिकार किसके पास होना चाहिए? गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। तो बिल्कुल ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि MS एक्सेल खालिस्तान का एक उदाहरण है। MS एक्सेल किस चीज़ से बना होता है, किस चीज़ का यहाँ पर सिस्टम होता है, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वर्ड प्रोसेसिंग का। नहीं, वर्ड प्रोसेसिंग का कौन यहाँ पर फीचर होता है? MS वर्ड होता है। बिग डेटा सिस्टम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। MS एक्सेस में डिफॉल्ट डेटा का प्रकार क्या होता है? डिफॉल्ट डेटा कौन सा आपका पर मिलता है MS एक्सेस के अंदर, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा वो आपको दरकार टेक्स्ट करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से किस चार्ट में केवल एक चार्ट श्रृंखला होती है जिसमें सभी मान सकारात्मक होते हैं? यानी कि ऐसा कौन सा चार्ट होता है जिसके अंदर सभी जो वैल्यूज होती है वो पॉजिटिव होती है, वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको दो एक ऐसा चार्ट जिसके अंदर सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है, वो आपका पाई चार्ट कहलाता है। इस प्रकार से गोलाकार चार्ट होता है, इसके अंदर स्लाइड्स बटी होती है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। लाइन चार्ट नहीं होता, इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है। पाई चार्ट के अंदर नहीं आती है, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट आंसर है। अगला MS वर्ड 2010 में दस्तावेज को सेव करते समय कौन सा करैक्टर फाइल नाम में शामिल नहीं किया जा सकता? यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि MS वर्ड 2010 की अगर मान लो कि आप कोई फाइल यहाँ पर क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो अपने PC के अंदर, तो आप कौन सा फाइल सेव करते वक्त यहाँ पर लेटर कौन सा करैक्टर आप नहीं डाल सकते, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है आपको दरकार प्रश्न चिन्ह करेक्ट आंसर है। प्रश्न चिन्ह आप यहाँ पर नहीं डाल सकते। इसके अलावा पूर्ण विराम डाल सकते हो, अल्प विराम डाल सकते हो, स्पेस बार डाल सकते हो, यानी कि ऑप्शन जो पहला हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला MS एक्सेल 2010 में प्राइमरी कुंजी का उपयोग किया जाता है, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा वो आपको रखा ये जानकारी पुनर्प्राप्ति को तेजी से बनाता है, क्योंकि प्राथमिक पूंजी स्वचालित रूप से अनुक्रमित होती है, बिल्कुल पहला ठीक है। उसके अंदर रखा प्राथमिक कुंजी का उपयोग करके रिकॉर्ड स्वचालित रूप से चार्ट बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। उसके बाद रखा यह तालिका टेबल में डुप्लीकेट डेटा के प्रवेश को रोकता है, बिल्कुल ऑप्शन सी भी ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला विंडोज 10 में कौन सा इनबिल्ट ऑप्शन हमें एकल स्क्रीन पर 4 विंडोज को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है? आपको बताना है कि एक विंडो को हम 4 जगह कौन से फीचर के थ्रू यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा असिस्ट नहीं, स्क्रीन असिस्ट नहीं, स्नैप असिस्ट करेक्ट आंसर, ठीक है। स्नैप असिस्ट करेक्ट आंसर है। इसके अलावा एक और टूल होता है, वो होता है आपका यहाँ पर स्नैपिंग टूल। इसके माध्यम से क्या करते हो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते हो, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। स्नैप से मेरे को यहाँ पर ये फीचर याद आ गया, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अगला पावर पॉइंट दृश्य में जो केवल पाठ शीर्षक और बुलेट प्रदर्शित करता है, वो क्या कहलाता है? पावर पॉइंट दृश्य में जो केवल पाठ शीर्षक और यहाँ पर बुलेट प्रदर्शित करता है, वो स्लाइड शो कहलाता है। उसके अंदर का स्क्रीन असिस्ट कहलाता है, उसके अंदर का आउटलाइन व्यू कहलाता है, उसके अंदर का आई डोंट नो आंसर होगा नहीं, पहला भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन जो बी है वो भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन जो सी है करेक्ट आंसर है, आउटलाइन व्यू कहलाता है वो। अगला दोस्तों मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊं, इससे पहले आप जो इस वीडियो को लाइक जो करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें, इस बात को आप यहाँ पर याद रखें। दोस्तों हमारा भी थोड़ा सा ध्यान रखें, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना, ठीक है। बाकी 80% बनाइए, इस बात की मैं गारंटी है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि MS एक्सेल में खालिस्तान पंक्तियों और स्तंभों को प्रतिच्छेदन होता है। यानी कि मान लो कि MS एक्सेल के अंदर ये आपके यहाँ पर क्या है, कॉलम्स है, ये आपके यहाँ पर रो है। तो इन दोनों का जो प्रतिच्छेदन हुआ, इससे क्या बना, ये डब्बा बना। इस डब्बे को क्या कहा जाता है, वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों इस डब्बे को हम किस नाम से जानते हैं? इस डब्बे को हम यहाँ पर सेल के नाम से जानते हैं। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। ग्रिड लाइन क्या होती है? ये जो लाइन कट रही है ना आपस में, ये ग्रिड लाइन है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन होगा नहीं, उसके अंदर का सेल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। अगला
ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, यानी कि आपको बताने की ऑप्टिकल डिस्क कौन सी होती है। एक ऐसी डिस्क है जिसके अंदर क्या होती है, एक सीडी होती है, उसके अंदर पूरा डेटा सेव होता है, वो आपका यहाँ पर कौन सा कहलाता है। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है हार्ड डिस्क, करेक्ट आंसर है। हार्ड डिस्क को कभी खोलना, उसके अंदर सीडी सी होती है, ठीक है। अगर वो डैमेज हो जाती है तो ये मान लो कि आपका पूरा डेटा डैमेज हो गया, तो वही आपके यहाँ पर ऑप्टिकल डिस्क कहलाती है। इस बात को ध्यान रखना। ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट आंसर है। अगला, खालिस्तान MS वर्ड 2010 में पृष्ठ संख्या शब्द गणना दस्तावेज की भाषा को प्रदर्शित करता है। आपको बताना है कि MS वर्ड 2010 की विंडो है, उसके अंदर एक नीचे पट्टी आती है, ठीक है। इस पट्टी पर आपके पेज नंबर, कितने वर्ड आपने लिख दिया, वो सारा लिखा होता है। तो दोस्तों उस पट्टी को किस नाम से जानते हैं, वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों इस पट्टी को हम किस नाम से जानते हैं, इस पट्टी को हम यहाँ पर स्टेटस बार के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रखना। टाइटल बार नहीं, टाइटल बार के अंदर डॉक्यूमेंट का नाम दिखता है। एड्रेस बार, इसके अंदर URL शो होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। टास्क बार, टास्क बार क्या होती है, वह पट्टी जिस पर आपका टाइम वगैरह शो होता है ना, वो आपका यहाँ पर टास्क बार कहलाती है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। बचा कौन सा, ऑप्शन डी स्टेटस बार, करेक्ट। अगला, दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा आज की इस वीडियो का, आज की इस क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा मजा आया हो, अगर आपको हमारी थोड़ी सी मेहनत दिखे, तो दोस्तों आप जो इस वीडियो को लाइक जो करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें, इस बात को आप यहाँ पर याद रखें। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि खालिस्तान MS एक्सेल में फॉर्मूला बार को शुरू होने से पहले लगता है। यानी कि आपको बताने कि अगर आप किसी फॉर्मूला को शुरू करते हैं, तो दोस्तों उसके यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत में कौन सा आपका सिंबल लगता है, वो आपसे पूछा रहा है। @ लगता है कि नहीं लगता है, एज लगता है कि नहीं लगता, डॉलर लगता है कि नहीं लगता। ऑप्शन जो सी है करेक्ट आंसर है। बराबर से आपके सारे फॉर्मूला क्या होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके यहाँ पर RCT के अंदर पूछे जा सकने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जो करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें, ठीक है। एंड दोस्तों आपका इस क्लास के बारे में क्या फीडबैक है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आप जो इस वीडियो के लास्ट में हमें ये भी जरूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि हमें पता चले कि आपकी कितनी तैयारी मौजूद है, कितनी नहीं। एंड दोस्तों आपने अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखे तो उनको जरूर देखें। दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर बस इतना ही, मिलता है आपके नेक्स्ट RCT वाली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।